सबसे पहले तो एक प्यारी सी नमस्कार और मैं बलवंत साहनी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंस गुरु बलवंत पे। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सेल साइकिल के बारे में, यानी सेल साइकिल से क्या क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, यानी कोशिका चक्कर क्या है। ठीक है ना। कोशिका चक्कर के अंदर हमने आपके कमेंट आए थे, उसके हिसाब से मैं पढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और पढ़ लेना आराम से, बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छे बनते हैं जो आपसे नहीं होते। क्योंकि आपको ये पढ़ना किस लिए ज़रूरी है, आप दूसरे स्टूडेंट से आगे जाना चाहते हो ना, उनसे ज़्यादा नंबर लेके आना चाहते हो। वो जिस चीज़ में वीक हैं और आप जिस चीज़ में स्ट्रॉन्ग होना चाहते हो, ताकि 1, 2, 3 नंबर से ही बहुत कुछ पिछड़ जाता है। उस नंबर को आगे ले जाने के लिए, उस नंबर को बढ़ाने के लिए हमें डिटेल से पढ़ना होता है, डीप से पढ़ना होता है। ठीक है ना। पका पकाया सब कुछ मिल रहा है तो टेंशन मत लेना, सब कुछ पका पकाया मिल रहा है। एक एक चीज़, एक एक क्वेश्चन निकाल के बताऊंगा और इतने आसान तरीके से समझेंगे, आज तक आपके समझ में नहीं आया होगा। ठीक है ना। आएगा तब ना जब कोई करवाएगा। ठीक है। बहुत ही कम टीचर हैं जो करवाते हैं, मैंने देखा है। तो आज इसको हम पढ़ेंगे, उनसे आगे जाना है, हमें रिजल्ट लेके आना है ज़बरदस्त वाला। ठीक है ना। तो सेल साइकिल किसका भाग है, तो हमने पिछले लेक्चर में किया था सेल डिवीजन, याद हो तो। ठीक है ना। क्या किया था हमने, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। ठीक है। यानी एक कोशिका टूट जाती है, चाहे वो 2 में टूटे, चाहे वो क्या टूटे, 2 से 2 और वो 4 में टूटे। ठीक है। तो एनिमल के बारे में होने वाला है बहुत कुछ। ठीक है। अन्य कोशिका तक यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जब निर्माण होने से लेकर टूटने के बीच की प्रक्रिया है ना, वो क्या कहलाता है, उसका जीवन चक्कर है। क्या है, किसका, सेल, उसे क्या बोलेंगे, सेल साइकिल, यानी कोशिका चक्कर। पिछली वीडियो में मैंने अच्छे तरीके से कोशिका को समझा था। कोशिका चक्कर क्या है, कोशिका चक्कर का मतलब है उसकी, आप सिंपल भाषा में कह सकते हो, एक लाइफ स्पेन जो है उसके अंदर क्या क्या क्रिया होती है, किस प्रकार से होता है, आप सीधा कह सकते हो। ठीक है। न्यू सेल फॉर्म टू अंडरगो ग्रोथ। ठीक है। यानी नया सेल बनकर, एक तो नया सेल बनेगा, नई कोशिका बनकर। ठीक है। कोशिका बनकर ग्रोथ के लिए, यानी वृद्धि के लिए जाना। एक तो ये बात होगी, ये भी उसका सेल साइकिल है। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, पूरा का पूरा सेल डिवीजन, यानी कोशिका के, यहाँ से लिख लो, कोशिका निर्माण से लेकर विभाजन तक की प्रक्रिया क्या है, उसमें किस प्रकार क्या क्या विभाजन होता है, उसका निर्माण हुआ, उसके बाद विभाजन हुआ। ठीक है। इस चीज़ को हम किस में पढ़ने वाले हैं, आसान से आसान सिंपल भाषा में समझेंगे। इस बात को समझना है, क्वेश्चन अपने आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है। आप कह सकते हो जी इसके अंदर क्या होता है, जी इसके अंदर ग्रोथ भी होती है। हाँ जी, होता है। सेल साइकिल में क्या होगा, ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी सेल की। ठीक है। वृद्धि होगी तभी तो बंट पाएगा। ग्रोथ के बाद इसके अंदर क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन भी होगा, यानी डीएनए की कॉपी हो जाएगी, डबल हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद इसके अंदर क्रोमोसोम क्रोमोसोम, ये शब्द आप बार बार सुनोगे तब याद होंगे। गुणसूत्र रेप्लिकेशन होगा। ठीक है ना। वो भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। डबल होने के बाद क्या होगा, उसको चीज़ को पढ़ेंगे। ऑल ऑर्गेनल्स रेप्लिकेट होंगे। हाँ जी, होंगे। ठीक है ना। यानी सभी कोशिकांग क्या हो जाएंगे, दुगने हो जाएंगे। कोशिकांग की संख्या भी क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। ठीक है। सेल ग्रोथ करेगा जी, सेल इंक्रीज इन साइकिल इन साइज, यानी कोशिका के आकार में वृद्धि होगी, कोशिका के आकार में वृद्धि होगी। ये इस चीज़ के अंदर होगा, आकार में वृद्धि होगी। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर न्यूक्लियस डिवीजन होगा, यानी कोशिका का केंद्रक का विभाजन होगा। ठीक है। उसके बाद भी किसका विभाजन होगा,
क्रोमोसोम का विभाजन होगा। इनको कहाँ कहाँ पे क्या होगा पहले बता देता हूँ। इनका भी क्या हो जाएंगे, डिवीजन होगा, यानी गुणसूत्र जो होते हैं उनकी भी वो भी क्या हो जाएंगे, डिवीजन हो जाएंगे। उसके बाद साइटोप्लाज्मा का डिवीजन होगा, यानी कोशिका द्रव्य का क्या होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। ये आपने सेल वाला चैप्टर पढ़ा है तभी आएंगे, या सेल डिवीजन पढ़ा है तो भी समझ में आ जाएगा। सेल डिवीजन तब समझ में आएगा जब आपने सेल चैप्टर पूरा पढ़ा है, ठीक है। यानी आपको पता ही नहीं है गुणसूत्र क्या है, न्यूक्लियस केंद्रक क्या है, या साइटोप्लाज्मा कोशिका द्रव्य है क्या, ठीक है ना, डीएनए क्या है, ग्रोथ किस प्रकार से होती है, चीज़ें हमें क्या होता है मैं बता दूं। अगर आप पिछले लेक्चर पढ़े हो ना, पिछले लेक्चर आपने पढ़े हो तो नए लेक्चर बहुत ज़्यादा समझ में आते हैं। यानी समझने के लिए हमें क्या चलना होता है, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी होती है, कनेक्ट होती है, इनके बीच लिंक होता है। यानी मैं क्रोमोसोम पढ़ा रहा हूँ, आपको क्रोमोसोम के बारे में पता नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे इस बात को, थोड़ा सा ढीला चलेगा काम। लेकिन मैं जो चीज़ें इसके लिए इंपॉर्टेंट होगी मैंने पढ़ाई नहीं है तो मैं साथ साथ में बताता चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो पढ़ा दी उसके बारे में हमें खास डिस्कस नहीं करना होता, ठीक है, क्योंकि आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो मज़ा आएगा। क्लियर है बात। तो ये चीज़ें इसके अंदर होगी सेल साइकिल में। यानी कोशिका चक्कर क्या है, तो सेल साइकिल वही है, ठीक है। यूरिया साइकिल पढ़ा होगा आपने, यूरिया का निर्माण करना, तो वो साइकिल है, किस प्रकार से यूरिया का निर्माण हो रहा है वो साइकिल हमें पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार साइकिल का मतलब होता है चक्कर, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा होगा, यानी किस प्रकार से मासिक चक्कर चलता है। तो ये साइकिल वही है, सेल डिवीजन का साइकिल है जो ग्रोथ भी करता है सेल इसके अंदर, ठीक है। तो सेल साइकिल को कितने भागों में बांटा जाता है, सेल साइकिल यानी कोशिका चक्कर है ना, उसे कितने भागों में बांटा जाता है, कोशिका चक्कर को कितने भागों में बांटा जाता है। तो मेनली इसको बांटा जाता है 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों, ठीक है। पहले को बोल देते हैं इंटरफेज, अंत अवस्था, ठीक है। इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद माइटोसिस फेज, यानी जिसे सीधा बोल देते हैं एम फेज, ठीक है। तो आपको एम फेज नहीं करना है, पूरा नाम याद करना है, समसूत्री विभाजन अवस्था, ठीक है। ये अवस्था होगी। अंत अवस्था में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आप कह सकते हो सेल रेडी टू डिवीजन होगा, ठीक है ना। यानी कोशिका विभाजन के लिए तैयार होगी, सज के सवर के ना, ठीक है ना। विभाजन जैसे आप शादी में तैयार होते हो, तैयार होगी, ठीक है। तैयार होगी तो आपको पता ही है कुछ ना कुछ तो करेगी। क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। क्या करेगी, ग्रोथ, यानी पहली वृद्धि करेगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा जी जनाब, क्या होगा, एक बात याद रखनी है, कुछ चीजें गायब हो जाएगी और कुछ नई बन जाएगी। यानी आप कहोगे जी ऑल ऑर्गेनल्स रेप्लिकेट होंगे। इस फेज की बात कर रहा हूं, सिंपल से इस फेज को समझे तो सभी जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, दोगुने हो जाएंगे। सभी कोशिकांग की संख्या क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। कोशिकांग क्या हो जाएंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया तो छोड़ दो एक बार, ठीक है। इसके अंदर जो होगा ना वो ये होने वाला है, क्या होने वाला है, ये होने वाला है। मोस्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और किसको छोड़ दो आप, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड को छोड़ के सारे क्या हो जाएंगे, जैसे आप कहोगे जी आरएनए बढ़ जाएंगे जी, हाँ जी बढ़ जाएंगे। और क्या बढ़ेगा जी, वो बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, ठीक है। बंद क्यों कर दिया, राइबोसोम बढ़ जाएगा जी, लाइसोसोम बढ़ जाएगा जी,
ये चीज़ें क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, यानी सारे कोशिकांग रेप्लिकेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि सेल विभाजन करना है, विभाजन करेगा तो क्या बनेगा, 2, यानी इसे क्या चाहिए, दुगने चाहिए, क्योंकि इस सेल में भी जाने है, इस सेल में भी जाने है, तो विभाजन के लिए तैयार हो रहा है। तो पहले तैयार होने के लिए इसके अंदर जो माल पड़ेगा ना, ठीक है ना, वो तो चाहिए इसे, इसके अंदर क्या होना चाहिए, वो चीज़ें सारी चाहिए। तो उसके लिए अंत अवस्था है, यानी स्टार्टिंग फेज बोलते हैं इसको, क्या बोल देंगे, स्टार्टिंग फेज, यानी शुरुआती अवस्था है, शुरुआती अवस्था है, फेज का मतलब है अवस्था, शुरुआती अवस्था। यानी सेल साइकिल की शुरुआती अवस्था किसे माना जाता है, पहला क्वेश्चन बनता है तो कोशिका चक्कर जो होता है उसकी पहली अवस्था क्या है, शुरुआती इंटरफेज को कहा जाता है। सेल रेडी किस फेज में होता है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया था सिंपल सा, कोशिका चक्कर यानी विभाजन के लिए किस फेज में तैयार होता है सेल डिवीजन करने के लिए, तो आपका होगा इंटरफेज। ठीक है ना, सेल वृद्धि किस में करता है, विभाजन के लिए, तो आपका आंसर होगा इंटरफेज। ठीक है ना, किस में होगा, इंटरफेज। विभाजन के बाद भी जीव आगे चला जाएगा इंटरफेज में, वहां पर भी वृद्धि करेगा। ठीक है, उसके बाद सभी कोशिकांग, मोस्ट ऑफ कोशिकांग जो होती है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड को छोड़ दो, कोशिका चक्कर के किस अवस्था के अंदर दोगुनी हो जाते हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, इंटरफेज में दोगुनी हो जाते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपका हो गया तो इसको भी लेकर चलो, सिंपल से सिंपल समझना है हमें। ठीक है, रियल में सेल डिवीजन जो होगा, यानी इसके अंदर क्या होगा, सेल डिवाइड करेगा, सेल डिवाइड करेगा, यानी कोशिका का विभाजन होगा। इसमें रियल में क्या होगा, कोशिका का विभाजन होगा। ये साइकिल है, इसमें विभाजन नहीं हो रहा, विभाजन किस में होगा, इस फेज में होगा। ठीक है ना, दूसरा इसको कोशिका का क्या होगा, विभाजन होगा, इसमें क्रोमोसोम दुगने हो जाएंगे, क्रोमोसोम है वो क्या हो जाएंगे, रेप्लिकेट करेंगे और उनकी संख्या क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर डीएनए जो होगा वो भी रेप्लिकेट करके क्या हो जाएगा, कौन कौन से फेज में करेंगे, दुगना हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, क्रोमोसोम तो पिछले वाले में ही हो जाते हैं। ठीक है, दुगनी संख्या हो जाती है। ठीक है, क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। क्रोमोसोम डबल इन नंबर लिख लो आप, डबल इन नंबर। ठीक है, यानी संख्या में क्या हो जाएगा, इस फेज में दोगुने हो जाएंगे, दुगनी हो जाए, संख्या क्या हो जाएगी, पहले 46 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 92 हो जाएगी। क्लियर है इस बात पर। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर क्या होगा जी, केंद्रक का विभाजन होगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, केंद्रक का विभाजन होगा। उसके बाद क्या होगा जी, केंद्रक के विभाजन के बाद इसके अंदर होगा कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। और सेल कितने भागों में टूट जाएगा, 2 भागों में टूट जाएगा। ठीक है, यानी 2 न्यू सेल फॉर्म होंगे, नए 2 सेलों का निर्माण होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो समसूत्री विभाजन जो है वो क्या है, विभाजन की अवस्था क्या है। ठीक है ना, अब इस अवस्था को भी अलग अलग भागों में बांटा गया और इस अवस्था को भी अलग अलग भागों में बांटा गया, वो समझना है। यानी हो रहा क्या है, ठीक है, यानी ये पूरा का पूरा सेल साइकिल मान लो आप, यहाँ से सेल चला, ठीक है ना, यहाँ से सेल, नया सेल था, यहाँ से शुरू हुई, इस गोले को चक्कर बना लो आप। यहाँ से होगा इंटरफेज, इंटरफेज, इंटरफेज जाएगा इस प्रकार से यहां तक, मान लो यहां तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो सबसे लॉन्गेस्ट ठीक है लंबा साइकिल है, साइकिल ऑफ सेल साइकिल, याद रखना क्या है, सबसे लंबा कोशिका चक्कर का सबसे लंबा है, क्योंकि 95% टाइम इसमें लगता है। 95 यानी पूरे चक्कर में सेल साइकिल में 24 घंटे लगते हैं अप्रोक्सीमेट। ठीक है ना, नॉर्मली तो 23 घंटे क्या खा जाएगा, ये खा जाएगा, 23 घंटे क्या लग जाएंगे इसमें। तो लंबा चक्कर मैंने पहले बना दिया। ठीक है, इंटरफेज है, इंटरफेज को शुरुआती दौर माना जाता है। तो आप कहोगे जी इसके अंदर भी अलग अलग भाग होंगे, इस भाग में क्या होगा, ग्रोथ हो जाएगी जी।
ठीक है, रेप्लिकेट कर जाएंगे कुछ चीज़ें, ठीक है, ये पूरा। और ये क्या हो गया फिर, माइटोसिस फेज हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, इस चक्कर में यहाँ तक जाएगी ना, तब तक कोशिका पहले इतनी थी मान लो, अब इसे डिवाइड होना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले बड़ा होना पड़ेगा, तो सेल क्या ग्रोथ करेगा। तो ग्रोथ किस फेज में हो रही है, इंटरफेज में, ठीक है ना। और ये तब जाके आगे बंटेगा दो भागों में बंटेगा, किसमें, इसमें जाकर यहाँ पर दो कोशिकाएं बन जाएगी एक कोशिका की, यानी एक कोशिका चली थी, यहाँ पर जाके दो कोशिकाएं बन जाएगी, ठीक है। अब इस चक्कर को भी आगे अलग अलग भागों में बांटा जाता है। किन भागों में बांटा जाता है, इंटरफेज के कितनी अवस्थाएं होती है, तो इंटरफेज की अपनी अवस्थाएं कितनी होती है, तो पहली होती है जी G1 फेज, और G के बाद में S फेज, और फिर होती है जी G2 फेज। ये अवस्थाएं, G1 अवस्था, G2 अवस्था, और ये क्या है, S अवस्था। यानी इस अवस्था में ये क्या हो जाएगी, G1, इसमें क्या हो जाएगी S अवस्था, और ये क्या हो जाएगी G2, ठीक है। इसको भी आगे अलग अलग भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, इसे कहा जाता है कैरियो, अरे भूल गया मैं, कैरियो काइनेसिस, ठीक है ना, साइटोकाइनेसिस। इसको आगे दो भागों में बांटा गया। अब जान आपकी खाने के लिए इसको भी आगे अलग अलग भांटों में बांटा गया, ठीक है ना। इसे किस अवस्था में, पी फेज यानी प्रोफेज, मेटाफेज, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या लिखना है, एनाफेज, आराम से समझेंगे, टेंशन मत लो। एनाफेज के बाद आ गया टेलोफेज, यानी इस भाग को भी अलग अलग भागों में बांटा गया, ठीक है। साइटोकाइनिन क्या होता है, यानी इसमें एक बार केंद्रक डिवीजन होगा, उसके बाद सॉरी कोशिका का विभाजन होगा। यानी यहां से एक सेल आ रहा है, ये चक्कर इस प्रकार से चल रहा है, इस प्रकार से मैंने इस प्रकार से बनाया, ठीक है, अलग अलग प्रकार से। अब यहां पर भी अलग अलग काम होंगे, 1 2 3 और ये 4। यह हो गया लास्ट वाला हिस्सा साइटोकाइनेसिस, और इस वाले भाग को क्या बोलेंगे, ये 4 भाग है, इसको बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि कैरियो किसके शब्द के लिए है, केंद्रक के लिए यूज होता है, न्यूक्लियस के लिए। इसमें कौन सा फेज है जी, आपने अभी तो बताया पीमेट, याद कर लो, पीमेट ये फेज है। आपसे यही पूछ लिया जाता है, प्रोफेज सेल साइकिल के कौन से साइकिल का हिस्सा है, कौन से फेज का हिस्सा है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, माइटोफेज। मेटाफेज किसका हिस्सा है, एनाफेज किसका हिस्सा है, टेलोफेज किसका हिस्सा है, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। आपसे पूछेगा कैरियोकाइनेसिस के अंदर कौन से फेज नहीं आते, 3 यहाँ से मिलेंगे, एक ये दे देगा, क्वेश्चन बन गया अच्छा सा प्यारा सा। अब आपको तो पता ही नहीं है फेज क्या है, फलान क्या है, दिखड़ा क्या, ठीक है ना, फलाना डिमकाना बोलते हैं। साइटोकाइनिन कौन से फेज के अंदर होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, समसूत्री। साइटोकाइनिन किसका विभाजन है, तो आप सीधा लिख दोगे साइटोप्लाज्मा का विभाजन है। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो शब्द किसके लिए यूज होता है, कैरियो होता है शब्द जैसे यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। कैरियो का मतलब होता है केंद्रक, और काइनेसिस का मतलब ब्रेक डाउन, टूटना, यानी केंद्रक का टूटना कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, साइटो का मतलब साइटोप्लाज्मा, साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्मा का ब्रेक डाउन होना, यानी आप कहोगे कोशिका द्रव्य का विभाजन होना। कैरियोकाइनेसिस के अंदर यानी विभाजन जो होगा ना, क्या होगा तो केंद्रक का विभाजन इस प्रकार से, केंद्रक इधर से इधर चला जाएगा और लास्ट में रेप्लिकेट होगी, 2 बन जाएंगे, ठीक है। यानी पहले क्या था, 1 था और इसके 2 हिस्से बन गए, उसे क्या बोलेंगे, केंद्रक टूटेगा। इसके अंदर कौन से फेज आते हैं, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है। G1 फेज किसका हिस्सा है, इंटरफेज का, S फेज, G2 फेज किसका हिस्सा है, ये बात करनी है हमें, ठीक है। मैंने ये चीज़ बताई, इसको सीक्वेंस में लगाते हैं, किस में कौन सी क्रिया होगी, क्या क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, G1 फेज पढ़ना होगा। इंटरफेज को मैंने बता दिया, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। इंटरफेज में हम पढ़ेंगे G1 फेज,
ठीक है। अब क्या पढ़ने वाले हैं, G1 फेज। ठीक है, आप कहोगे जी एक G नोट भी होता है, मुझे पता होता है भाई, आपको पता है तो मुझे नहीं पता होगा क्या? आपको नहीं पता तो भी मुझे पता है कुछ बातों का। ठीक है, हो सकते हो आप इंटेलिजेंट हो लेकिन इतने भी नहीं हो, और अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, पेपर क्लियर हो जाए। अब हम इस फेज को कितने भागों में बांटेंगे, अलग अलग, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, G1 S फेज और G2 फेज। ठीक है, और ये पूरा इंटरफेज का हिस्सा है। G नोट फेज क्या है, इसमें क्या होगा, तो G नोट फेज आप सीधा लिख सकते हो, इसमें क्या होगी, ग्रोथ होगी जी, इसमें क्या होगी, ग्रोथ होगी। ठीक है, इसमें क्या करेगा जी, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, मुख्य जो बात है वो डीएनए रेप्लिकेट करेगा। G2 में क्या होगा जी, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, प्रोटीन और आरएनए बनेंगे इसमें। ठीक है, मुख्य बात ये, इसमें केंद्रक का विभाजन होगा जी, और गुणसूत्र दोगुने होकर, गुणसूत्र क्या होंगे, संघटित होंगे, कंडेंसेशन होगा उनका। ठीक है, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। ठीक है ना, एक बात को कई बार रिपीट करना पड़ेगा तब जाके बात बनेगी, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। ठीक है, इस बात को हम एक एक करके पढ़ते हैं, G नोट फेज, और यहाँ से कोशिका जैसे ये निकल गई, मतलब G नोट फेज भी पढ़ा देता हूँ मैं। G नोट क्या है, G0 G नोट। ठीक है, G नोट फेज क्या है, वो अवस्था है, इसे बोलते हैं रेस्टिंग फेज। ये लिख लो, पहले लिख लो आप, रेस्टिंग फेज, इसे G नोट फेज को क्या कहा जाता है, ये वैसे इंटरफेज का हिस्सा है लेकिन थोड़ा सा अलग है, किस प्रकार से, इसे आराम अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आराम अवस्था, यानी सेल इसमें क्या करता है, रेस्ट करता है। रेस्ट का मतलब डिवीजन के लिए नहीं जाता। G नोट फेज में कौन सी कोशिकाएं चली जाती है, तो कोशिकाएं वो जिन्हें विभाजन नहीं करना, तो आप कहोगे इसके अंदर नो सेल डिवीजन, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। इस फेज में जाने के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता, हो भी सकता है, बताऊंगा कैसे हो सकता है। यानी कोशिका, जिस कोशिका को आगे विभाजन नहीं करना है, बंद तो गई, और विभाजन नहीं करना है, वो किस में चली जाती है, G नोट फेज में चली जाती है, यहाँ से निकल के G1 में नहीं जाती वो। ठीक है, तो इंटरफेज G नोट फेज। ठीक है, कौन सी कोशिकाएं जो विभाजन नहीं करना चाहती, तो आपको मैंने बार बार बताया, नर्व सेल जो होते हैं, न्यूरॉन सेल है जो, नर्व सेल यानी तंत्रिका की कोशिका, वो किस में जाती है, G नोट में चली जाती है। हाँ जी, उसके बाद आपके मसल्स सेल, जिन्हें विभाजन नहीं करना होता, यानी पेशियों की कोशिकाएं जो होती हैं, वो इसमें चली जाती है। हाँ जी, चली जाती है। ठीक है, जब तक विभाजन नहीं करते। पैंक्रियाटिक सेल, यानी आप कहोगे जी अग्नाशय की कोशिकाएं। ठीक है, किडनी के जो सेल हैं, यानी वृक्क की कोशिकाएं इसमें चली जाती है। लीवर के हेपेटोसाइट सेल, यानी हेपेटो, लीवर के सेल हैं जो हेपेटोसाइट सेल, जो इसमें चले जाते हैं G नोट फेज में। ठीक है, लिख लो आप, अपने आप समझ में आ जाएगा। यानी इसके अंदर क्या होगा, कोई कोशिका का निर्माण तो हो गया, और उसके बाद उसका दोबारा डिवीजन नहीं होता, वो कहाँ चली जाती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, रेस्टिंग फेज, यानी G नोट फेज में चली जाती है। नर्व सेल यानी तंत्रिका तंत्र की कोशिका का एक बार निर्माण हो गया ना, एक बार निर्माण हो गया तो उसका दोबारा कभी भी जीवन काल में डिवीजन नहीं होगा। ठीक है ना, तो वो किस फेज में रहेगी, रेस्टिंग फेज में रहेगी। रेस्टिंग का मतलब ये नहीं है काम नहीं कर रही है, आराम कर रही है, आराम नहीं कर रही, काम तो कर रही है, लेकिन रेस्टिंग फेज का मतलब वो सेल साइकिल को पूरा नहीं कर रही दोबारा। क्लियर हो रही बात, यानी ग्रोथ वगैरह जो होगी वो एक बार होगी तो हो गई, दोबारा नहीं करनी उसे, सेल डिवीजन नहीं हो रहा उनका। मसल सेल, आपको इंजरी वगैरह हो जाए, चोट लग जाए तभी वो विभाजित होती है, नहीं तो अपने आप पड़ी रहती है। ठीक है, पैंक्रियाटिक जैसे अग्नाशय के अंदर जो सेल हैं वो जल्दी से क्या नहीं करते, रेस्टिंग फेज में रहते हैं जब तक उन्हें जरूरत न हो उनकी। ठीक है,
किडनी के सेल हैं, वो भी एक बार खराब हो जाए तो जल्दी से ठीक होने का नाम नहीं लेते, क्योंकि वो रेस्टिंग फेज में रहते हैं, लेकिन कर लेते हैं। G0 फेज से निकल के जीवन में आ जाते हैं वो, ठीक है ना, जीवन में आ सकते हैं, ठीक है। एपेटाइट सेल जब तक जल्दी से इनको जरूरत तभी होती है जब क्या करेंगे ये, जब नष्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने एक बात बताई, लीवर को बहुत ज़्यादा भाग दान किया जा सकता है और दान करने के बाद वो निर्माण कर लेता है, तो रीजनरेशन पावर हाई है हेपेटोसाइट में, सबसे रीजनरेशन पावर इसमें कम है। तो ये जब तक डिवीजन नहीं करते, जब तक क्या नहीं किया जाए, वो पहले वाले नष्ट नहीं होते, ठीक है। तो ये G0 फेज में चले जाते हैं। जो रेस्टिंग फेज माना जाता है, आराम अवस्था मानी जाती है, उसमें आराम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंटरफेज की वो अवस्थाएं जिनमें क्या क्या हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। पहली बार पढ़ रहे हो मुझे पता है, लेकिन क्वेश्चन आए होंगे आपके आगे, एनाफेज, टेलोफेज क्या होता है, और नहीं आए तो बता देना, क्योंकि हमें तो पढ़ाने में मज़ा आता है, ठीक है ना। सिलेबस इररिलेवेंट पढ़ाते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ लो, काम बहुत आने वाली है ये चीज़ें। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑफ इंटरफेज, इस बात को याद रखो। अब इंटरफेज के बारे में पढ़ रहे हैं हम। पहली अवस्था है G1 फेज, G1 फेज यानी G1 अवस्था, कौन सी अवस्था, G1 अवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। किस अवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं, G1। गर्मी ज़्यादा, पानी लेना चाहिए। यहाँ पर लिख लो इंटरफेज की सबसे लॉन्गेस्ट है ये, लॉन्गेस्ट फेज है ये। किसका है, इंटरफेज का सबसे लंबा है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज, ठीक है ना। इंटरफेज सबसे लंबा है दोनों में से, लेकिन इंटरफेज में भी लंबा कौन सा है, G1 फेज, लंबी अवस्था है, ठीक है। दूसरी बात हमें याद क्या करनी है, G का मतलब यहाँ पे गैप होता है, या इसे क्या बोलते हैं, गैप 1 फेज भी बोल देते हैं, गैप 1 फेज, ठीक है। या इसे हम क्या बोल देते हैं, G से डिनोट करते हैं हम ग्रोथ फेज, यानी वृद्धि अवस्था के नाम से, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर सेल क्या करता है जी, सेल ग्रोथ करता है। कोशिका की क्या होती है, वृद्धि होती है, बात लिखते जाओ, कोशिका की वृद्धि होती है। वृद्धि का मतलब नंबर में वृद्धि नहीं होती, पहले ये सेल था, इस फेज में आने के बाद ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है ना, बड़ा हो गया। तो कोशिका की क्या हो रही है, वृद्धि। वृद्धि क्यों हो रही है, क्योंकि, ठीक है, इसके अंदर होगा प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन का निर्माण होगा। प्यार से समझो, आराम आराम से, प्रोटीन का निर्माण होगा। एक बात से लिंक करेंगे सारा कुछ। प्रोटीन का निर्माण होगा तो क्या होगा जी, यहां पर मोस्ट ऑफ लिख लो आप, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनल्स रेप्लिकेट। यहां पर आप लिखोगे रेप्लिकेट मतलब है डबल हो जाना, ठीक है, यानी सभी कोशिकाएं रेप्लिकेट करेंगे, मुख्य रूप से सभी कोशिकाएं, कोशिका के अंग कोशिका दोगुने हो जाएंगे, संख्या दुगनी हो जाएगी। ये बात कंप्लीट होगी आपकी, ठीक है। अगर इनकी दुगनी होगी तो सेल को क्या करना पड़ेगा, अपना साइज बढ़ाना पड़ेगा, पता ही आपको। सेल इंक्रीज इन साइज, ठीक है, कोशिका का आकार बढ़ेगा। क्लियर हुई बात। चार बातें जो फालतू का कचरा इकट्ठा नहीं करना है हमें, वो ही बातें पढ़नी है जो एग्जाम से आपसे पूछी जा सकती है। सेल साइज में किस फेज में बढ़ता है, G1 फेज। इंटरफेज का सबसे बड़ा फेज किसे माना जाता है, G1 फेज।
ग्रोथ फेज किसे कहा जाता है? जीवन फेज। कोशिका ग्रोथ किस फेज में करती है? मुख्य रूप से जीवन फेज, ठीक है ना, जीवन या गैप फेज बोल देते हो आप इसे। प्रोटीन का निर्माण कहाँ से होना शुरू हो जाता है? कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण तो होता ही रहता है, ठीक है ना। ज्यादातर प्रोटीन, बहुत ज्यादा प्रोटीन निर्माण करने में जीवन फेज, ठीक है। कौन से अंग, कौन से भागों में ज्यादातर, ठीक है, अंग जो है कोशिका अंग है वो दुगने हो जाते हैं, रेप्लिकेट कर जाते हैं, जीवन फेज। सेल साइज जो इंक्रीज होता है वो किस फेज में होता है? जीवन फेज। ये क्वेश्चन है आपके सीधे के सीधे, ठीक है। यानी ये कोशिका थी, ये थी और ये दो बन गई, इसमें केंद्रक था। अब यहाँ पर क्या होगा? लाइसोसोम 2 हो गए, मान लो 1 था पहले, ये मान लो 1 था, 2 हो गए। राइबोसोम मतलब कुछ थे, उनकी भी संख्या दुगनी हो गई। लाइसोसोम भी क्या हो गए? दुगने हो गए, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड नहीं हुए। ध्यान रखो इस बात को, क्यों कह रहा हूँ मैं बार बार, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। ये चीज़ें मोस्ट ऑफ क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है। इसके अंदर इस चीज़ों को दुगनी हो रही है तो प्रोटीन का निर्माण तो है चाहिए, तो प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा इसके अंदर। ये क्या हो गया? ग्रोथ कर गया। तो यहाँ पर लिख लो, इस प्रकार से बना लो, याद रह जाएगा। सेल क्या हो गया? ग्रोथ कर गया, अपने को बड़ा कर लिया, ठीक है। जी से याद रखोगे, ग्रोथ। इस बात को पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं दूसरा फेज जिसका नाम है एस फेज, ठीक है। मैंने बताए थे इंटरफेज, और इसके अंदर G1 फेज, एस फेज और G2 फेज होते हैं, ठीक है। तो एस फेज को किससे, एस से डिनोट किया जाता है? सिंथेसिस फेज, ठीक है। सिंथेसिस का मतलब होता है ससलेशन फेज, ससलेशन अवस्था। कौन सा फेज? ससलेशन अवस्था बोला जाता है, ठीक है। आप इस बात में एक मुख्य बात याद रखना, डीएनए रेप्लिकेट करेंगे, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगा, यानी डीएनए जो होगा वो क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा। डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो यानी डीएनए की संख्या क्या हो जाएगी जी? 2 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 गुनी। यानी डीएनए को मतलब पहले डिनोट किया जाता है, जैसे 2n किसके लिए प्रयोग होता है? 2n प्रयोग होता है गुणसूत्र के लिए, तो इसके लिए प्रयोग होता है 2c। c का मतलब है कंटेंट जो आपको मिल रहा है। कंटेंट का मतलब है अगर पहले ही मान लो 1 ग्राम था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कितना ग्राम है मुझे भी नहीं पता, तो ये क्या हो जाएगा? 2 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि संख्या तो नहीं होती ना डीएनए की। वो किस में बढ़ेगा? इसमें बढ़ेगा, साइज वजन में बढ़ जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? यानी पहले ये मान लो, देखो एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, आप हमेशा ही ऐसे बनाते आए हो, आज तक हमेशा ही ऐसे बनाते आए हो। ये आपने बनाया होगा क्रोमोसोम, क्या बनाया होगा? क्रोमोसोम, गुणसूत्र। इसके अंदर क्या होता है तो आपको पता भी होगा, डीएनए होता है। इसके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर होता है डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। करता क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक्स मटेरियल है, जो आगे क्या लेता है? अनुवांशिक कोड के रूप में। इनके अंदर क्या होती है? जेनेटिक्स कोड होते हैं, यानी जानकारियां छुपा के रखता है जो आगे भेजनी है, यानी उसका साइज बढ़ाना है, बाल कैसे होंगे आगे वाली जाति, इस प्रकार के। उसके बाद आरएनए का निर्माण करता है जो आगे प्रोटीन का निर्माण करता है। हमारे शरीर में किस प्रकार के प्रोटीन चाहिए वो डीएनए पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। और डीएनए किसका भाग है? गुणसूत्र का, ठीक है। तो गुणसूत्र ये बनाया आपने, पहले गुणसूत्र ऐसा नहीं होता। इस अवस्था से पहले गुणसूत्र, नॉर्मल सेल आपका रेस्टिंग फेज में या ऐसे है जीवन फेज में, तो गुणसूत्र एक सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, यानी एक ही लड़ीदार होता है। ये गुणसूत्र है आपका, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा? इस प्रकार से एक नई और बना देगा, एक नई लड़ी बना देगा, क्योंकि डीएनए के अंदर ही क्या है? डीएनए किससे बना हुआ है? वो छोड़ दो, गुणसूत्र जो हैं उनके अंदर क्या है? डीएनए। तो डीएनए ही इस प्रकार की एक आकृति और होगी, तब डीएनए दुगने होंगे, इतने डीएनए इसमें, इतने यहाँ ही थोड़ी हो जाएंगे 2 लड़ी, ये कड़ी हो जाएगी हाथ में। यानी डीएनए क्या होंगे? रेप्लिकेट होंगे, दुगने हो जाएंगे। पहले इसमें डीएनए था, अब एक और बन गया, ठीक है।
इसको मैं साफ करके इस प्रकार से बना देता हूँ। डायग्राम याद रख लो, बहुत कुछ याद रह जाएगा। और मैंने तो ऐसे याद रख रखा है इनको। याद ऐसे नहीं है, अभी आपको नहीं होते याद, हमें भी नहीं होते भाई, ठीक है ना। आप सोचते हो हम ज्ञाता हैं, कुछ नहीं है, रट्टा मार के आया हूँ, ठीक है। खतरनाक वाला रट्टा मारना पड़ता है लेक्चर से पहले, आप पेपर से पहले मार लेना, ठीक है। यानी एक नई लड़ी बन जाएगी इसकी, ठीक है। और इस लड़ी के अंदर पहले इसके अंदर क्या थे, गुणसूत्र डीएनए थे, ठीक है। और अब डीएनए रेप्लिकेट कर गए, यानी रेप्लिकेट मतलब दुगने हो गए, इसमें भी इस प्रकार से डीएनए का निर्माण हो गया। क्लियर है। यानी पहले जो था वो ऐसा गुणसूत्र था, और एस फेज में क्या हो गया, इसका आकार ऐसा हो गया। यानी डीएनए को दुगने के लिए जगह चाहिए। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो आप कहोगे जी डीएनए रेप्लिकेट हो गया, हाँ जी हो गया। आप ये कहोगे क्रोमोसोम रेप्लिकेट या रेप्लिकेटेड, बट नंबर रिमेन इन सेम, या नंबर रिमेन सेम। एक बात याद रखनी है आपको, डीएनए बन तो दुगने गया, दुगने का मतलब दो बन गए, लेकिन गुणसूत्र अभी भी कितने हैं, क्योंकि ये दो नहीं माने जाते। आप कहोगे ये दो कैसे हो गए, रेप्लिकेट तो हुआ है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, एक सेंट्रोमियर होता है, ठीक है ना। और जितने सेंट्रोमियर होंगे ना, जितने सेंट्रोमियर होंगे, गुणसूत्र की संख्या क्या मानी जाएगी, उतनी मानी जाएगी। थोड़ा सा डीप हो रहा है ये। क्रोमेट सेंट्रोमियर से जुड़ा होता है गुणसूत्र, यानी ये वाला भाग है ना, ये गुणसूत्र है आपका, मान लो ये गुणसूत्र है ये वाला, ठीक है, प्यार से समझा रहा हूँ। और ये दोनों भाग इसके जुड़े हुए ना, यानी एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। क्योंकि ये किस में पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं, और इनकी संख्या तभी मानी जाएगी। ये किससे जुड़ा होता है गुणसूत्र, सेंट्रोमियर से जुड़ा होता है, यानी सेंटर के अंदर मियर है, समझ लो, सेंट्रोमियर से। और सेंट्रोमियर की संख्या जितनी होगी उतनी गुणसूत्र की संख्या होगी, ठीक है। तो अभी सेंट्रोमियर एक ही है इनके अंदर, याद रख लो, सेंट्रोमियर एक ही है, तो गुणसूत्र की संख्या नहीं बढ़ी है, याद रखो। गुणसूत्र अपनी एक रेप्लिकेट का मतलब है कॉपी बना लेता है, अपनी कॉपी बना लेता है, इस बात को ध्यान से लिखो, बना लेता है, लेकिन संख्या में समान रहते हैं, संख्या में समान रहते हैं। इस बात को दिमाग में घुसा लो, ठीक है ना। क्योंकि रेप्लिकेट क्यों किया, क्योंकि डीएनए को जगह चाहिए ना, स्टोन प्रोटीन वगैरह का निर्माण हो रहा है यहाँ पे, स्टोन प्रोटीन का निर्माण इधर भी हो गया था, ठीक है। अब देखो, अब इस गुणसूत्र को क्या कहा जाएगा, यानी इस गुणसूत्र अकेले को कहा जाएगा, ये सेंट्रोमियर है, मैं इसको साफ कर रहा हूँ, इसे कहा जाएगा क्रोमेटिड। इसे क्या कहा जाएगा, क्रोमेटिड कहा जाएगा। क्रोमोसोम से क्या बन गए, दो क्रोमेटिड बन गए, यानी एक ये क्रोमेटिड हो गया और दूसरा ये क्रोमेटिड हो गया, दो क्रोमेटिड हो गए। और दोनों क्रोमेटिड को क्या कहा जाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाएगा, यानी ये बहनें हैं, ये दोनों क्या, ये बहनें। आप ये भी कह सकते हो, ठीक है, डुप्लीकेट क्रोमेटिड, सीधी सी बात है, सिंपल बात है, प्यारी बात है, याद करना है, ठीक है ना। सिस्टर क्रोमेटिड यानी क्रोमोसोम से क्रोमेटिड में कन्वर्ट हो गया ये, यानी दो बन गए अब, ठीक है ना। क्या बन गए ये, इस प्रकार की दो लड़ी हो गया। अब ये क्या हो गया, डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम हो गया। क्रोमोसोम होता है क्या, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, यानी एक ही लड़ी होती है, ठीक है। तो इस बात को याद रखो, किससे जुड़ा होता है, सेंट्रोमियर से जुड़ा होता है। तो ये बात दोनों इंपॉर्टेंट है। डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है, यानी डीएनए अपनी कॉपी की संख्या दुगनी किस फेज में हो जाती है, एस फेज में हो जाती है। कौन से फेज में, एस फेज में। क्रोमोसोम रिपल क्या करते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं, लेकिन अपनी संख्या में बढ़ावा नहीं करते, किस फेज में, एस फेज में। क्रोमेटिन दो क्रोमेटिड में बदल जाते हैं, क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड में, एस फेज में,
ठीक है। क्रोमेटिड की दो लड़ी जब बन जाती है इस फेज में आने के बाद, सॉरी क्रोमोसोम की दो लड़ी जब बन जाती है, वो अपनी एक कॉपी बना लेता है, तो उस कॉपी को क्या कहा जाता है? क्रोमेटिड कहा जाता है। क्रोमोसोम किससे जुड़े होते हैं? तो सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। क्रोमोसोम किससे जुड़े होते हैं? सेंट्रोमियर से। अब ये बात हो गई यहाँ पर, यानी सिस्टर क्रोमेटिड बन गए। आगे आगे बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। तो ये बात हमें एस फेज में यहाँ रखनी है। सिंथेसिस फेज है, लेकिन एक बात याद रखना, प्रोटीन का सिंथेसिस यहाँ पे नहीं हो रहा, क्योंकि आप दही के चक्कर में कपास खा जाओगे। क्लियर है बात? क्या प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता यहाँ पे, लेकिन नाम इसका क्या दिया गया? सिंथेसिस फेज दिया गया। क्लियर है बात? ठीक है। प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ हो रहा है? जीवन अवस्था में हो रहा है। क्लियर हुई क्या? ठीक है। जीवन एस फेज हमने कंप्लीट किया, यानी 2 फेज कंप्लीट हो गए। तीसरा फेज आता है हमारा, जिसका नाम है G2 फेज। उसमें क्या होगा? सारी चीजें रिलेट करके, तीनों फेज को हम रिलेट करेंगे 1 मिनट के बाद। 1 मिनट क्या ज़्यादा लग जाएगा, टाइम बहुत खाता हूँ मैं, ठीक है ना। क्या याद करना है हमें? ये बात थी आपके लिए प्यारे प्यारे दोस्तों और प्यारे प्यारे स्टूडेंटों, ठीक है, जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है। कोई टीचर नहीं पढ़ाता, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है भाई। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या है? पढ़ाने में भी जोर आता है ना, पढ़ाने में जोर आता है और समझ में नहीं आता जल्दी से, क्योंकि समझ में तब आएगा जब समझाने वाला ज़बरदस्त हो, ठीक है ना। और आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब है मैं भी ज़बरदस्त नहीं इस मामले में। मार्कर भी कह रहा है छोड़ दो, क्यों जान खा रहे हो बच्चों की, पर अपन तो खाएंगे ऐसे ही। यानी जीवन किया हमने, एस फेज कंप्लीट किया, G2 फेज में आ गए। कौन से फेज में आ गए? G2 फेज, यानी गैप 2 फेज बोलते हैं इसको, गैप 2 फेज बोलते हैं, हाँ जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? G1 अवस्था लिख लो, फेज का मतलब है अवस्था, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? मेन चीज जो होगी ना वो याद क्या रखनी है इसके अंदर, इसमें RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस होगा। RNA व प्रोटीन का निर्माण होगा। अब आपको पता होना चाहिए DNA द्वारा क्या किया जाता है जी? RNA का निर्माण किया जाता है। और RNA द्वारा क्या किया जाता है जी? प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। यानी प्रोटीन तब ही बनेगा ना जब RNA ही बनेगा, RNA के बाद प्रोटीन भी बनेगा, ठीक है। यानी पहले RNA जो तो उसने क्या किया था? G1 फेज में भी प्रोटीन बना था, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटीन बनेगा, क्योंकि सेल क्या जा रहा है? डिवीजन की ओर जा रहा है, नज़दीक पहुँच चुका है, ठीक है। किस फेज के पास है? G2 फेज। आगे किस फेज के पास? आपको भी पता है, माइटोसिस फेज के पास है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा जी? और क्या होगा? RNA और प्रोटीन सिंथेसिस होंगे, ठीक है। RNA के बाद प्रोटीन सिंथेसिस हो गया। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपकी जो याद करनी है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड रेप्लिकेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया व लवक की संख्या दुगनी हो जाएगी। यानी अपनी कॉपी बना लेंगे ये, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है। किसके अंदर? किसके अंदर? किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लास्टिड किसके लिए? प्लांट सेल में पाया जाता है, लवक, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? श्वसन ग्रह, ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। सेल को ऊर्जा देने का काम माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ही किया जाता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो पहले रेप्लिकेट नहीं हुआ था। रेप्लिकेट किस अवस्था में आके आया? G2 में आके हुआ। RNA और प्रोटीन, RNA का निर्माण होना शुरू हो गया G2 के अंदर, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा RNA बनेंगे, ठीक है। और उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रोटीन बनेगा। यहाँ से बहुत ज़्यादा स्टोन प्रोटीन बनेगा, स्टोन, नॉन स्टोन,
स्टोन प्रोटीन बनेगा। और स्टोन प्रोटीन आगे जाके क्या करेगा, स्टोन प्रोटीन आगे जाके गुणसूत्र का निर्माण करेगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ को याद रखना है। और एक बात और याद रखनी है, सेल रेडी टू सेल डिवीजन, या सीधा कह सकते हो सेल रेडी टू माइटोसिस, क्योंकि उसमें डिवीजन ही होगा। आप कह सकते हो समसूत्री विभाजन के लिए सेल तैयार हो गया, कोशिका पूरी तैयार हो गई बन-ठन के। ठीक है ना, क्या हो गई, बन-ठन के तैयार हो गई। शादी में जाने से पहले, यानी जितनी देर शादी में जाना नहीं होता उससे ज़्यादा तैयार होने में लगा देते हैं। शादी में जाना होता है 1 घंटे, तैयार होने में लगते हैं 3 घंटे। ठीक है, शॉपिंग चलती है 1 महीने से पहले। तो वही सिस्टम है, यानी जिस प्रकार से 95% टाइम क्या लगा दिया उन्होंने, तैयार होने में लगा दिया। ठीक है, और डिवीजन होने में कितना लगेगा, 5%, यानी 1 घंटा ही लगेगा। तो वही बात है, यानी आपको पेपर के लिए तैयार होने में कितना समय लगता है, और पेपर कितने घंटे का होता है, 1 घंटे में सिमटा देते हो। तो वही सिस्टम है, यानी पहले आपको तैयार होना पड़ेगा, उसके बाद पेपर देना पड़ेगा। तो इसके लिए तैयार होने वाली अवस्था कौन सी है, इंटरफेज है। इसमें जी फेज है, एस फेज है, G2 फेज है। ठीक है ना, उसी प्रकार आपका है, जैसे आप तैयारी करते हो, कोचिंग लेते हो, उसके बाद ठीक है रिवीजन करते हो उसका, उसके बाद सेट प्रैक्टिस सेट लगाते हो, उसके बाद पहुंच जाते हो पेपर से। ठीक है ना, तो 3 फेज इसके हैं, यानी 3 फेज आपके हैं पेपर देने के लिए। तो ये एक अवस्था है जिसके अंदर, इसके अंदर क्या हुआ, आरएनए प्रोटीन का रेप्लिकेशन हुआ। इस बात को अगर आपने कर लिया हो तो मैं पहले दोबारा इस चीज को बता देता हूं। ठीक है, दोबारा, क्योंकि टाइम हो अपने पास कोई दिक्कत नहीं। इसमें सेल क्या करता है जी, ग्रोथ करता है जी, बढ़ता है। ठीक है ना, सारे कोशिकांग जो दुगने हो जाते हैं जी, माइटोकॉन्ड्रिया और उसको छोड़ के कोशिकांग क्या हो जाते हैं जी, 2 गुने हो जाते हैं। एस फेज में, इसमें क्या होता है जी, प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। एस फेज में मुख्य बात क्या हो रही थी जी, डीएनए रेप्लिकेट होता है, डीएनए की संख्या क्या हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, और अपनी कॉपी कौन बना लेता है, अपनी कॉपी बना लेता है, गुणसूत्र अपनी कॉपी बना लेता है, लेकिन संख्या में समान रहता है। गुणसूत्र के 2 भाग होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्रोमेटिड कहलाते हैं, क्रोमेटिड कहलाते हैं। और दोनों क्रोमेटिड होते हैं, उनको बोला जाता है सिस्टर क्रोमेटिड, यानी बहनें हैं वो, जुड़वा, सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, गुणसूत्र जुड़ा होता है, उस भाग को क्या कहा जाता है, सेंट्रोमियर। ठीक है, G2 फेज में क्या हुआ जी, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, क्या नहीं हुआ, आरएनए और प्रोटीन का निर्माण हुआ जी, आरएनए और प्रोटीन का निर्माण हुआ है जी। ठीक है, आरएनए प्रोटीन का निर्माण हुआ, और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का क्या हो गया जी, रेप्लिकेशन हुआ, यानी उनकी संख्या दुगनी हो गई। ये बातें हमें याद रखनी थी पीछे वाले में। अब हम पढ़ेंगे इस फेज के बारे में। ये बातें तो हो गई, यानी कुछ चीज़ें दुगनी हो गई, जिसे दुगना होना था वो हो गया, लेकिन दुगना और भी होंगे कुछ न चीज़ आगे वाले फेज में। आगे वाला फेज है इंटरफेज के बाद, यानी हमने G1 फेज पढ़ा जी, G2 फेज पढ़ा जी, और S फेज पढ़ा जी, और G2 फेज पढ़ा। G2 के बाद सेल साइकिल किस में घुस जाता है, तो आप कहोगे जी M फेज माइटोसिस फेज में घुस जाता है, जिसे हम बोलते हैं जी समसूत्री विभाजन अवस्था। ठीक है, अब होगा सेल का सही में डिवीजन। तो सेल, इसके अंदर क्या आया जी, 2 भाग बताए थे थोड़ी देर पहले, कैरियोकाइनेसिस, और इसके बाद आपने बताया था जी साइटोकाइनेसिस। क्या बताया था, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस क्या है जी, ए प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, न्यूक्लियस डिवीजन। ठीक है, यानी क्या प्रोसेस है, एक क्रिया है जिसमें केंद्रक का
विभाजन होता है, यानी इसमें केंद्रक टूटेगा साहब, ठीक है ना। केंद्रक क्या हो जाएगा, यानी ये केंद्रक था इसके अंदर, ये टूट के इस प्रोसेस में लास्ट तक कितने भाग में बंट जाएगा, 2 भाग में बंट जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोला हमने, ठीक है, इसके आगे ये लगा लो, इस प्रोसेस में क्या हो जाएगा जी, केंद्रक 2 हो जाएंगे। कोशिका में केंद्रक कितने हो जाएंगे, केंद्रक 2 हो जाएंगे। क्लियर है बात। तो इसे क्या बोलेंगे हम, कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या है जी, ए प्रोसेस ऑफ साइटोप्लाज्मा डिवीजन, ठीक है ना। यानी साइटोप्लाज्मा यानी एक क्रिया है जिसके अंदर क्या है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, और ये क्या है, लास्ट फेज है। कौन सा लास्ट फेज है, सेल साइकिल का, ठीक है। कैसे हुआ जी, अब ये कोशिका में 2 केंद्रक बन गए और ये क्या होगी, इस प्रकार से हो जाएगी कोशिका, और धीरे धीरे अमीबा वाला देखा होगा आपने, और ये दोनों का विभाजन होके ये केंद्रक एक इसमें आ जाएगा, एक केंद्रक इसमें आ जाएगा, ये साइटोप्लाज्मा हो गया, ये साइटोप्लाज्मा हो गया, यानी कोशिका कितनी बन गई, 2 बन गई। अब इसका फाइनल डिवीजन हो गया। तो वो लास्ट स्टेज कौन सा है जिसके अंदर किसका डिवीजन हो रहा है, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। इसके बीच केंद्रक विभाजन के बीच में जो फेज आते हैं ना, वो किस फेज में क्या घटा, केंद्रक में किस फेज में किसका विभाजन हुआ, किस फेज में किसका निर्माण हुआ, किस फेज में गुणसूत्र दुगने हुए, किस फेज में गुणसूत्रों को सही से स्टडी किया जा सकता है, इस प्रकार के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, वो भी हमें पढ़ने जरूरी है, ठीक है। इस फेज में क्या क्या हुआ, इस चीज को याद रखने के लिए आपको करना क्या होगा, इस फेज में हुआ क्या, इससे हमें डायग्राम से समझना होगा। एक आप वो चीजें हमेशा याद रखना जो होने वाली है इस फेज के अंदर, ठीक है ना। क्या होने वाला है इस फेज को, अब हमने क्या है, केंद्रक बंटेगा, लेकिन कैसे बंटेगा, तरबूज कटेगा तो सब में बंटेगा, लेकिन क्यों बंटेगा, ठीक है ना, काटा आपने तो आप खाओगे। अब बताओ इस फेज में मैंने बताया अभी क्या फेज है, PMAT, PMAT याद रखो, ठीक है ना। PMAT याद रखोगे, क्या याद रखोगे, PMAT, ठीक है ना। P का मतलब है प्रोफेज, ठीक है। इसका मतलब है मेटाफेज। बहुत आराम से समझा रहा हूं, ठीक है ना, स्पीड से करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एनाफेज, एक एक चीज को समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। टेलोफेज, आप क्या करो, आपको अगर लिखाई छोटी दिख रही है ना, ये मैं छोटा ही लिख रहा हूं, तो आप क्या करो, अपने फोन को रोटेट करके देख लिया करो, चैटिंग पे ध्यान मत दिया करो, ठीक है ना। चैटिंग किस प्रकार से हो रही है, क्या हो रही है, ध्यान मत दो उस पर। आप क्या करो, मैं तो चैटिंग नहीं देख सकता, फोन का यूज कर रखा, फोन, ठीक है ना। गुस्सा होते होंगे, चैट नहीं पढ़ रहे, नहीं पढ़ पाता, क्योंकि मोबाइल एक ही है मेरे पास भाई, वो चार्ज लगा हुआ है, उसमें एक कैमरा है, मुंह उधर वाली साइड है, कैमरा इधर वाली साइड है, चैटिंग तो नहीं पढ़ सकता, ठीक है। और मुझे पढ़ने में आनंद भी नहीं आता, पढ़ाने में मज़ा आता है, ठीक है। कभी लाइव उस प्रकार से आएंगे ना, तब मज़ा आएगा, ठीक। तो क्लियर हो रही है बात, क्या ये फेज हो गई। अब प्रो फेज में क्या होगा, मेटा फेज में क्या होगा, एना फेज में क्या होगा, टेलो फेज में क्या होगा, इस बात को समझेंगे प्यार प्यार से, ठीक है। एक एक स्टेप 2-3 बार रिवीजन करना होगा, 1-2 बार वीडियो देखनी होगी, यानी वीडियो ऐसे समझ में आने वाली नहीं है, ठीक है क्या। क्या बात है जी, ठीक है। हम पढ़ रहे थे एम फेज, ठीक है, और एम फेज में हम पढ़ रहे थे क्या, लास्ट में और बढ़िया करवा दूंगा, टेंशन मतलब, कैरियो काइनेसिस फेज। कैरियो काइनेसिस में हम पढ़ रहे हैं प्रोफेज, ठीक है।
इस बात को कैसे समझना है, इस बात को ऐसे समझना है। क्रोमोसोम, इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम स्टार्ट टू कंडेंस, ठीक है, यानी गुणसूत्र संघनित होना शुरू हो जाते हैं, संघनित होना शुरू हो जाते हैं, हो जाते हैं। इसमें क्या हो रहा है, गुणसूत्र संघनित होना शुरू हो जाते हैं, यानी वो बड़े बने थे ना वो छोटे होना शुरू हो जाते हैं, छोटे होना, आकार को अपना घटाएंगे, ठीक है ना, डेंसिटी बढ़ेगी, यानी घनत्व बढ़ेगा, वो अपना कंडेंस होंगे, ठीक है ना। कंडेंसेशन सुना है क्या आपने, कंडेंसेशन सुना है क्या, कंडेंसेशन यानी जैसे आपने वहाँ सुना होगा प्रक्रिया, संघनन प्रक्रिया जो सुनी है क्या, पानी की बूंदें होती है, वाष्प बनता है, ठीक है ना। आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, इस शब्द को पढ़ा देता हूँ मैं, ज्योग्राफी पढ़ते हो आप, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा, पानी क्या हो गया, वाष्प बन गया, वाटर वेपर बने, इसे क्या बोल देंगे, यानी पहले जल था, ठीक है, ये जल था आपका, इसका वाष्प बनना शुरू हो गया और ये ऊपर गया, ठीक है, वाष्प बन के, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, और टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो वाष्प बना, इसे क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं, वाष्पीकरण। अब ये ऊपर जाएगा, टेम्परेचर ऊपर जाते ही क्या हो गया, कम हो गया, कम होते ये पानी क्या होगा, वाष्प वाटर ड्रॉप में बदलना शुरू कर देंगे। किस में बदलना, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, क्लाइमेटोलॉजी के अंदर, वाटर ड्रॉप इकट्ठे होंगे, यानी वाटर ड्रॉप बनेंगे, इस क्रिया को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, वही नाम शब्द में लिख रहा हूँ, संघनन प्रक्रिया बोलते हैं। संघनन प्रक्रिया हुई तो आपके क्या हुआ, बादल का निर्माण हुआ, बादल आए, पानी लेके आए, यानी क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, और क्लाउड ने क्या किया, फिर इसके अंदर ज़्यादा होने के कारण इसने क्या कर दी, अपना छोड़ दिया पानी भाई, इस प्रक्रिया को क्या बोल दिया, रेनफॉल बोल दिया आपने, बारिश बोल दिया जनाब, बरखा बोल दिया जो आजकल चल रही है, ठीक है ना। बारिश से फिर क्या हो गया, पानी नीचे आके इकट्ठा हो गया, और इसी प्रकार से समुद्रों का निर्माण हुआ था, ठीक है ना। तो कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन क्या है, इवोपोराइजेशन क्या है, ये चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती है, सभी सब्जेक्ट में काम आती है। देखो कैसे टेम्परेचर बढ़ा, हवा चली तो पानी के वाटर वेपर यानी वाष्प कण ऊपर गए, ऊपर जाने पर क्या हुआ, ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटा, पानी की बूंदें बन गई, पानी की बूंदें इकट्ठे हुई, बादल बने तो उसके बाद ज़्यादा उनका घनत्व होने के बाद बरसने लगे, ठीक है ना, उसे हमने बारिश बोल दिया। बारिश के भी प्रकार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब कंडेंसेशन का मतलब तो समझ में आ गया होगा, यानी दो वाटर वेपर थे उनकी बूंदें बन गई, यानी ये जो छोटे होने शुरू हो जाएंगे बेचारे, ठीक है ना, छोटे होने शुरू हो जाएंगे। अगर ये छोटे होने शुरू हो गए, ठीक है, तो आगे क्या होगा, आगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। आगे क्या होने वाला है, एक होगा, अब आपको पता हो तो रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रोसोम होगा, सेंट्रोसोम को सेंट्रियोल भी बोल देते हैं, मैं बता ही देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। सेंट्रियोल यानी जो आपका तारक काय था, काय दोगुने हो जाएंगे, यानी उनकी संख्या दुगनी हो जाएगी, ठीक है, उनकी संख्या दुगनी हो जाएगी। और क्या होगा जी, एस्टर रेज फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी एस्टर किरणों का बनना शुरू होगा, किरणें बनना शुरू हो जाएगी,
क्लियर है? यानी प्रोफेज में हो क्या रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है ना। एस्टर रेज फॉर्मेशन बाई कर लो आप, स्टार्ट फॉर्मेशन स्टार्ट बाई सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम लिख दूं, सेंट्रियोल लिख दूं, शुरू हो जाएगी। किसके द्वारा बनती है एस्ट्रे? तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए? तारक काय। मैंने कहा था तारक काय मुख्य भूमिका निभाता है, किस में निभाता है जी? कोशिका विभाजन में, ठीक है। एस्ट्रेज बनना शुरू हो जाएगी और क्या होगा डायग्राम से बताऊंगा, एक मिनट टेंशन मत लो। गोल्जी काय, इंडो प्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। यानी गोल्जी काय, अंतःप्रद्रव्य जालिका, केंद्रिका व केंद्रक झिल्ली खत्म हो जाएगी, डिसअपियर यानी दिखना बंद हो जाएगी। माइक्रोस्कोप से देखो, ये देखो यहाँ पर ये हुआ जी, हाँ जी हुआ। इसके अंदर क्या था, इस प्रकार क्या करते कि जब मैंने बताया था सेंट्रोसोम होते हैं जी, ऐसे ऐसे, ये सेंट्रोसोम होता है। किसके अंदर होता है जी? केंद्रक के अंदर नहीं, साइटोप्लाज्मा में होता है। अब ये क्या हो जाएगा, टूट के क्या बना लेगा? दो बना लेगा, ठीक है। और ये मूव टू वर्ड होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पर चला जाएगा, और ये क्या चला जाएगा? यहाँ पर। ये क्या है? सेंट्रियोल है। इसमें एस्ट्रे रेज निकालना शुरू कर देगा ये, ठीक है, एस्ट्रे रेज। वैसे अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ तक ये क्या करता है, दो ही कॉपी बना के एस्ट्रे रेज बना देता है। यहाँ पर पड़ा था, मान लो ये कर दिया, ठीक है, एस्ट्रे रेज निकालना शुरू कर देता है सेंट्रियोल। उसके बाद इसके ऊपर क्या थी? इसके अंदर गुणसूत्र थे जी, इस प्रकार से गुणसूत्र थे, ये मान लो गुणसूत्र थे। क्या थे? गुणसूत्र इस प्रकार से इसमें थे, ठीक है। इसमें ये था जी, इसके ऊपर क्या था? गोल्जी का इससे जुड़ा हुआ, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का इसके पास पड़ा था, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस था, वो भी गायब हो गया। क्या हो गया जी? गोल्जी का भी गायब हो गया, डंडे आकर की। और ये क्या हो गया जी? एंडोप्लाज्मिक गायब हो गया, और ये रप्चर हो जाएगी, यानी पार्ट फट जाएगी, और ये दिखना बंद हो जाएगी इस प्रकार से, और धीरे धीरे इसका काम तमाम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या दिखेंगे? गुणसूत्र ही दिखेंगे इसके अंदर, यानी आप 4 बना लो चाहे 5 बना लो, ठीक है। यानी इसको मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है। ये आपके गुणसूत्र थे, एक डंडी ये थी, एक डंडी ये थी, एक डंडी ये थी, एक डंडी ये थी मान लो, और एक डंडी इसकी क्या थी? ये थी, जिसे स्ट्रैंड बोलते हैं, ये गुणसूत्र। और ये क्या है? सेंट्रोसोम। 2 हो गए, क्लियर हुई बात। अगला फेज होगा प्रोफेज के बाद मेटाफेज, ठीक है। तो यानी इसके अंदर हुआ क्या है जी? गुणसूत्र कंडेंसेशन हुआ है प्रोफेज में, ठीक है ना। ट्रिक नहीं है यहाँ पे कोई भी, समझा रहा हूँ। कंडेंसेशन हुआ है, कंडेंसेशन होने के बाद गोल्जी का खत्म हो गया, न्यूक्लियोलस गायब हो गया, मेम्ब्रेन झिल्ली जो थी वो भी गायब हो गई। किसकी झिल्ली? न्यूक्लियस की झिल्ली। अब सीधा का सीधा साइटोप्लाज्मा के संपर्क में गुणसूत्र आ गए। उसके बाद क्या हुआ जी? इसके अंदर एक केंद्रिका थी, वो भी गायब हो गई। 2 क्या हो गए? सेंट्रियोल रेप्लिकेट कर गए, और उनका निर्माण हो गया, और वो एस्ट्रे रेज का निर्माण करना शुरू कर दिया, जो आगे जाके कुछ करेंगे, ठीक है। करने के लिए एस्ट्रे रेज है, किरणें निकलनी शुरू हो जाएगी इनसे। एस्ट्रेज, एस्ट्रेज याद करना, एस्ट्रेज, ठीक है। अब दूसरी अवस्था आती है प्रोफेज के बाद, मेटाफेज,
ठीक है। दूसरी अवस्था का नाम क्या है? मेटाफेज। बस थोड़ी सी शांति कर लो, मेटाफेज, ठीक है। शांति हो नहीं रही जी, आज वाला चैप्टर तो बोरिंग ही बहुत है, क्या करें, इलाज ही नहीं है, पढ़ना पड़ेगा भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। यहाँ पर आप पहले बात लिख लो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोम कंप्लीटली कंडेंसन, ठीक है। यानी गुणसूत्र जिसमें जितना कंडेंस होना था ना वो हो गए, गुणसूत्र पूर्ण रूप से संघनित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं? संघनित हो जाते हैं। थोड़ा सा बचा है बस, ठीक है ना। गुणसूत्र क्या हो जाते हैं? पूरे संघनित हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? ठीक है, अब संघनित होने के बाद गुणसूत्र क्या होगा? गुणसूत्र ठीक है, लाई ऑन मेटाफेज प्लेट, ठीक है। यानी गुणसूत्र मेटाफेज को क्या बोलते हो आप भाई? इसे बोलते हैं पूर्वावस्था, याद रखना, पूर्वावस्था, और इसे बोलते हैं मध्यावस्था। यानी एक प्लेट का निर्माण होता है और गुणसूत्र मेटाफेज जो प्लेट होती है ना, प्लेट पर इकट्ठे हो जाते हैं, इस बात को याद रखना है, ठीक है। यानी ये गुणसूत्र थे, अब ये सिद्धे हो जाएंगे पूरे। यहां पर क्या होगा? एक मेटाफेज प्लेट बोला जाएगा इसे, इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से ये इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा जी? सेंट्रियोल, मूव टूवर्ड अपोजिट पोल। यानी ये क्या हो रहा है? तो इसके अंदर सेंट्रियोल ही लिख लो, तारक काय को, सेंट्रियोल विपरीत, अरे साउथ पोल ध्रुव बोलते हैं, विपरीत ध्रुव की ओर गति करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, सेंट्रियोल ने विपरीत दिशा की ओर गति करनी स्टार्ट कर दी। यानी ये सेंट्रियोल जो है ना, यहां से कहां चला गया? इसकी ओर चला गया, ठीक है। और ये सेंट्रियोल यहां पर जाके इसकी ओर चला गया, यानी दोनों अपोजिट पोल पर जाके स्थापित हो जाते हैं इस फेज के अंदर। ये सेंट्रियोल है, ठीक है। ये सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल, सेंट्रियोल की कितनी बड़ी भूमिका है देखो, ठीक है। स्पिंडल फाइबर फॉर्म बाय सेंट्रियोल, यानी स्पिंडल तंतु का सेंट्रियोल द्वारा निर्माण होता है, इस बात को यहाँ पे लिख लो, सेंट्रियोल। अब क्या हुआ? बस इतना ही कुछ हुआ। यहां से कुछ रेज निकली थी, एस्टर रेज। अब क्या हो गया? ये इस प्रकार से इन्होंने एक फाइबर बना दिया, ठीक है ना। ये फाइबर बना दिया और ये फाइबर बना दिया, किसने बनाया है? सेंट्रियोल ने। और इस प्रकार से एक फाइबर का निर्माण हो गया, इसे बोलेंगे स्पिंडल फाइबर, ठीक है ना। और इसे क्या बोलेंगे? सेंट्रियोल।
इसे क्या बोलेंगे, मेटा फेज प्लेट, ये निर्माण हो गया। ठीक है ना, ये स्पिंडल फाइबर है, ये भी स्पिंडल फाइबर है। क्लियर हुआ? ठीक है, स्पिंडल फाइबर छोड़ दिए अब इन्होंने। ठीक है, इतना कुछ हुआ इस फेज के अंदर। यानी मेटा फेज में क्या हुआ जी, सेंट्रियोल तो दोनों दिशा में चले गए। ठीक है, उसके द्वारा स्पिंडल फाइबर का निर्माण हो गया और वो क्रोमोसोम थे वो क्या हो गए जी, कंडेंस जितना होना था बस हो गए। ठीक है ना, जितना होना था उन्हें कंडेंस यानी संघनित होना था हो गए, इससे ज्यादा नहीं हो गए, कंप्लीटली संघनित हो गए। ये बात आपको याद रखनी है। ये वाले विपरीत दिशा के अंदर जो इधर वाले ध्रुव पे चला गया, कोशिका के एक इधर वाला ध्रुव पे चल गया और स्पिंडल फाइबर का निर्माण कर दिया, और क्रोमोसोम क्या थे, इसके ऊपर स्थित हो गए। ठीक है, आराम आराम से समझो, प्यार प्यार से बस। अब आगे क्या होगा, इसी डायग्राम को आगे बढ़ा देंगे। आप अपना को क्या है, आगे होगा जी ठीक है, तीसरा फेज आएगा। तीसरे फेज का नाम क्या हुआ, एनाफेज। एनाफेज, ठीक है, एनाफेज। एनाफेज, एनाफेज मोस्ट ऑफ हिंदी में लिखा मिलता है, आप एनाफेज पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, पूर्व अवस्था, मध्य अवस्था, उसके बाद मैंने क्या बताया था हिंदी में, ठीक है, पश्चात अवस्था, पश्चावस्था। ठीक है, एनाफेज के अंदर क्या होगा, क्रोमेटिड, क्रोमेटिड लिखो आप, अच्छा लगेगा, क्रोमेटिड सेपरेट, यानी क्रोमेटिड है वो अलग हो जाएंगे। एक बात इंपॉर्टेंट है, यहां पे स्प्लिट भी लिख लेना चाहिए। ठीक है ना, क्रोमेटिड अलग होके अब एक चीज और भी अलग हो जाएगी, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर सेपरेट होंगे, यानी सेंट्रोमियर भी क्या हो गए, अलग हो गए, अलग हो जाते हैं। ऐसी बातें पहली बार समझ रहे हो, इसलिए मैं इतना आराम से करा रहा हूं। किसी को ये लग रहा है बहुत आराम से करवा रहे हैं, तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए। ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, क्रोम, ठीक है, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर। ये सब दौर नहीं आ गया जी हमारे लिए, तो यानी स्पिंडल तंतु काइनेटोकोर से जुड़ जाएंगे। ठीक है, यानी अब देखो, ये मैं बड़ा सा बनाता हूं, एक ये गुणसूत्र था और एक इसके ऊपर चिपका हुआ था। ये क्या था, सेंट्रोमियर था। ये क्या था जी, सेंट्रोमियर था। समझ में आ रही है? तो सेंट्रोमियर के ऊपर क्या होगा, एक काइनेटोकोर का निर्माण होगा। ठीक है, काइनेटोकोर का निर्माण होगा इस प्रकार से। ठीक है, अब क्या हुआ इस अवस्था के अंदर, यानी इस अवस्था के अंदर हुआ, एक तो ये हो गए जी इस प्रकार से, क्रोमोसोम अलग हो गए। ये दो हो गए। ठीक है ना, क्रोमोसोम अलग हो गए, तो एक तो ये था इसका, देखो ये वाला, और ये सेंट्रोमियर दो भागों में टूट गया, लिख दिया जी, सेंट्रोमियर सेपरेट हो रहा है, क्रोमोसोम सेपरेट हो गए अलग, क्रोमेटिड सेपरेट हो गए। अब दोनों को क्या बोला जाएगा,
क्रोमोसोम बोला, क्रोमेटिड हो गई, ठीक है। इसके ऊपर क्या था, इस प्रकार से इधर वाले साइड भी क्या था, इसे बोलते हैं हम काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। अब काइनेटोकोर से क्या हो गया, इस प्रकार क्या करती, यहां बनाऊंगा मैं, मेटाफेज गया भाड़ में, ठीक है ना, और ये रेज आ रही है। अब हुआ क्या जी, एक तो देखो ये वाला भाग ये हो गया, एक हो गया ठीक है, इस प्रकार से सेपरेट हो जाएंगे, इस प्रकार से बाहर की ओर था, ठीक है, और ये क्या था, इधर वाली साइड था। एक मैं ब्लू बनाता हूं क्योंकि एक कॉपी थी ना, एक मान लो इधर चला गया, एक ये इधर चला गया, ठीक हुआ, और ये क्या था, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार से दो बना लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहां पर एक क्या था, काइनेटोकोर से ये चिपक गया स्पिंडल फाइबर, इस काइनेटोकोर से चिपक गया, ये चिपक गया, इधर वाला भी इससे चिपक गया, इधर वाला भी इससे चिपक गया, इधर वाला इधर चिपक गया, इधर वाला ये चिपक गया। और इस भाग पे जो है ना, इस भाग पे, इस भाग पे, इस भाग पे, उसे क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से नहीं चिपकता, काइनेटोकोर से चिपकता है, याद रखना, एक अलग प्रकार की एक संरचना, स्पिंडल फाइबर। तो ये कंडीशन आ गई, अब देखो ये कंडीशन। तो यहां पर और क्या हुआ था जी, एनाफेज के अंदर और क्या हुआ था, ये इंपॉर्टेंट बात। स्पिंडल फाइबर तो पिछले में निर्माण हो गया ना, स्पिंडल फाइबर का पीछे वाले में हो गया था, और स्पिंडल फाइबर अटैच हो गई इसमें। क्रोमोसोम इंक्रीज इन नंबर, यानी गुणसूत्र संख्या में बढ़ जाते हैं, गुणसूत्र संख्या में बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो क्रोमोसोम की यहां डबलिंग हो रही है, क्रोमोसोम डबल इन नंबर, डबल इन नंबर, यानी गुणसूत्र संख्या में 2 गुने हो रहे हैं। यानी पहले संख्या कितनी थी, तो आपको जी पहले तो आपने बताई थी जी गुणसूत्र किसी में कितने होते हैं, 46 होते हैं। अब से पहले भी 46 ही थी, लेकिन अब वो टूटकर अलग हो गए तो उनकी संख्या कितनी हो गई, 92। क्योंकि मैंने एक बात बताया था, अगर गुणसूत्र को गिनना है ना, तो गुणसूत्र को नहीं गिना जाता, गुणसूत्र के किसको गिना जाता है, सेंट्रोमियर को गिना जाता है। अब सेंट्रोमियर पहले मैंने 4 यहाँ पे लगा रखे थे, अब 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस फेज के अंदर वो कितने हो गए, 8 हो गए। यानी पहले 4 थे, अब 8 हो गए, यानी संख्या कितनी होगी आपके अंदर, 46 से 92 हो गई। जब कोशिका विभाजन हो रहा है तो इसके अंदर, इस कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 92। कौन से फेज में, एनाफेज के अंदर। मेटा फेज में क्या था, तो गुणसूत्रों की बहुत सबसे अच्छा है, गुणसूत्र का अध्ययन करना है ना, मैं गुणसूत्र की अगर स्टडी करनी है, अच्छे से देखना है, तो गुणसूत्र कहाँ देखा जाएगा, मेटाफेज के अंदर देखा जाएगा। इस बात को लिख लेना अगर नहीं लिखी हो तो, ठीक है। यानी स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे, अपनी ओर खींचना शुरू कर देंगे, ठीक है ना, जिस प्रकार 2 पोल खींचते हैं, अपनी पृथ्वी वाले पोल नहीं है जो एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, ठीक है ना, बाहर से जैसे चुंबक के होते हैं इससे, ठीक है ना। स्पिंडल फाइबर यानी तंतु ही है, जोड़ दिया, इससे खींचना शुरू कर देंगे। खींचना शुरू किया, ये दोनों टूट गए। दोनों टूटने के बाद क्या हुआ, संख्या में 2 गुने हो गए। पहले संख्या क्या थी, आधी थी, यानी 46 थी, अब कितनी हो गई, 92 हो गई। यानी 1 और 2, या पहले 1 था, इसका क्या हो गया, 2 हो गया। संख्या में कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। सेंट्रोमियर टूटा, संख्या दुगनी मानी जाएगी। क्लियर हुई बात क्या, ठीक है। और ये ऊपर चला गया, ये इधर स्पिंडल फाइबर, यानी इससे स्पिंडल फाइबर जुड़ी हुई है, अपनी ओर खींच रहा है, और इससे स्पिंडल फाइबर दे रही है, अपनी ओर खींच रहा है। यहाँ पर क्या है, सेंट्रोसोम है, यहाँ पे सेंट्रोसोम है। तो ये बात यहाँ पर बताई गई, इस बात को लिखना है ना। एनसीईआरटी में एज इट इज दिया हुआ है, ठीक है ना, वहां से पढ़ो, ठीक है। और अच्छे से बहुत ज़्यादा डीप से पढ़ना है जी, हमें फायदा नहीं है, पंखे उड़ जाएंगे, ठीक है ना, डॉक्टर थोड़ी ना बनना है। अब ये तो खत्म ही हो गया,
एनाफेज। एनाफेज के बाद हमारा कौन सा फेज आ गया? यहाँ तक क्या हुआ, सारी चीज़ें मैं एक एक सीक्वेंस वाइज बताऊंगा, क्योंकि लिखना और थोड़ा सा समझाना डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि आपको लिखे लिखाए चाहिए, उसके बाद भी आपको हजम नहीं होता जनाब, ठीक है, उसके बाद भी आपको हजम नहीं होता। टाना टान, ये हो गया फिर टेलोफेज। कौन सा फेज? टेलोफेज, यानी अंत्य अवस्था, लास्ट की अवस्था आ गई आपकी, देखो पहुंच गए आप, ठीक है। लेक्चर तो पता नहीं कितने देख पाएंगे। टेलोफेज समझ में आ रहा होगा, ठीक है, नहीं आ रहा तो सीखना पड़ेगा भाई। ठीक है, लास्ट फेज ऑफ किसका है? काइनेटो को बोलेंगे, ये नहीं बोल देंगे आप माइटोसिस का है, कैरियो काइनेसिस, ठीक है। कौन सा फेज है ये? लास्ट फेज है कैरियोकाइनेसिस का, यानी केंद्रक विभाजन का, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा? केंद्रक तो विभाजित हो रहा ना, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होगा? क्रोमोसोम मूव टूवर्ड अपोजिट पोल, ठीक है, यानी गुणसूत्र विपरीत, बस यही बात है, लास्ट खत्म हो जाएगा, ध्रुवों की और चले जाते हैं। ये हो गया टेलोफेज, ठीक है, यानी ये अपने ओर खींचने शुरू कर देंगे, अपनी ओर चलना शुरू कर देंगे, ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। इसके अंदर और क्या होगा जी? अब क्या होगा? क्या हुआ था? गोल्जी का डिस्पेयर हुआ था, हाँ जी हुआ था। प्लास्टिड डिस्पेयर हुआ था, हाँ जी हुआ था। उसके बाद प्लास्टिड के बाद इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलन, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलन, ठीक है ना, ER जिसे बोलते हो आप, ER जालिका, आते पढ़ते हुए जालिका, ER रेक्टिकुलम। उसके बाद न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर, वही चीज बाद में डिसअपीयर, नहीं अपीयर, ठीक है। अब गोल्जी काय भी बन गया, ठीक है ना, गोल्जी काय, लवक, अरे लवक गलती लिख दिया भाई, ठीक है ना, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम लिखना था। केन पर्दव्य जालिका, ठीक है ना, केंद्रिका व केंद्रक झिल्ली दिखाई देना शुरू हो जाएगी। केंद्रक झिल्ली इस फेज में क्या हो जाएगी? दिखाई देना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब टू न्यूक्लियस फॉर्म इन सेल, यानी दो केंद्रक का निर्माण हो जाएगा एक कोशिका में, केंद्रक का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हमने कंप्लीट कर ली। क्या कर ली? दो केंद्रक का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। गोल्जी काय जो पहले डिसअपीयर हुए थे वो वापिस आ जाएंगे,
ठीक है, गोल्जिकाई किस फेज में हुए थे? प्रोफेज में, और टेलोफेज में वापस दिखाई देना शुरू हो गए। गुणसूत्र विपरीत ध्रुव की ओर चले जाएंगे, गुणसूत्र विपरीत ध्रुव की ओर चले जाएंगे। और लास्ट फेज है ये किसका? कैरियोकाइनेसिस का। अब देखो इस बात को, ये वाले है ना, ये वाले किधर चले गए? इधर चले गए, ठीक है, इधर चले गए, और न्यूक्लियस बंट गया आपका इस प्रकार से। यानी ये वाले इधर गए थे, ये निर्माण हो गया, दो ही बना देता हूं मैं, और इसके ऊपर क्या हो गया? ये इसका निर्माण। ये इधर वाले इस प्रकार गए थे, इस प्रकार से इधर निर्माण हो गया। यानी एक तो ये केंद्रक हो गया, और केंद्रक के अंदर केंद्रिका दिखाई देने लग जाएगी ऐसे, ठीक है। और पहले मेम्ब्रेन नहीं थी ना इधर, अब मेम्ब्रेन भी दिखाई देगी। उसके बाद गोल्जिकाई और इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलन का निर्माण भी हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलन का, ठीक है। इस प्रकार से गोल्जिकाई का निर्माण भी है, गोल्जिकाई भी दिखाने देने लग जाएंगे, गोल्जिकाई, ठीक है, ये दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फाइनली क्या हो गया? एक केंद्रक कितने भागों में टूट गया? 2 भागों में टूट गया, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। यानी गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, या किस फेज के अंदर वापिस, ठीक है। इसे आप यहां पर ये भी बोल सकते हो क्रोमोसोम रिकंडेंसेशन होगी, यानी ठीक है, गुणसूत्र पुनः संघनित होंगे। संघनित का मतलब अपने आप जो बनाना था इन्हें, अब क्रोमेटिन का निर्माण हो जाएगा, इस प्रकार की क्रियाएं हो जाएगी। यानी गोल ये चीजें दिखाई देने लग जाएगी। केंद्रक क्या हो गया? 2 भागों में टूट गया, ठीक है। केंद्रक कितने भागों में टूट गया? 2 भागों में टूट गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद लास्ट आ गया आपका, कौन सा फेज आ गया फिर? साइटोकाइनेसिस। क्या आ गया? साइटोकाइनेसिस, ठीक है। हो सके तो कर लेना, ना हो सके तो रहने देना। पेपर क्लियर करना है तो करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं कुछ के कमेंट भी आएंगे, सर नींद आने लग गई थी आज तो। भाई नींद ही आएगी, चीज़ ही बहुत खतरनाक है, नाम भी पहली बार सुने आपने। यानी इसके अंदर क्या हुआ था? ये हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था जी? ये हुआ था, 2 केंद्रक हो गए, क्रोमोसोम दुगने हो गए, ठीक है। अब आ गया इस फेज का, एक तो कैरियोकाइनेसिस था, उसके बाद साइटोकाइनेसिस। लेक्चर देखने के बाद आसान वाले क्वेश्चन तो आपके कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है ना। ये केंद्रक है, ये केंद्रक है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं हो रहा, खत्म ही हो गया चैप्टर। साइटोप्लाज्मा डिवाइड इन 2 पार्ट, ठीक है। फाइनली सेल डिवीजन कंप्लीट, ठीक है। यानी साइटोप्लाज्मा जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन हो गया, ठीक है। और पूर्ण रूप से कोशिका विभाजन हो गया, ठीक है। 1 पेरेंटल सेल जो होता है उससे 2 डॉटर सेल का निर्माण हो गया, ठीक है। यानी एक कोशिका से डॉटर सेल का निर्माण हो गया, ठीक है। यानी एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन गई, यानी एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं बन गई। इसमें कैसे होगा? इस प्रकार से यहां से खींचना शुरू हो जाएगा। किससे खींचेगा? छोड़ दो इस बात को, इससे अंदर खींचना शुरू हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? इस प्रकार की आकृति का नजर आएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। ये तो इस प्रकार से नजर आएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। और थोड़ी देर बाद 2 आइडेंटिकल कॉपी बन जाएगी, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 सेल
डिवाइड इन टू आइडेंटिकल डॉटर सेल, इस बात को ऐसे डॉटर सेल। आइडेंटिकल ट्विन्स नहीं होते क्या, ठीक है ना, एक जैसे दिखने वाली, यानी ये जो कॉपी होगी ना, दोनों का साइज सेम होगा। साइज क्या होगा, सेम होगा। दोनों में क्रोमोसोम बराबर होंगे, ठीक है। दोनों में जितना साइटोप्लाज्म है उतना साइटोप्लाज्म। आइडेंटिकल डॉटर का सेल का मतलब है जो चीज इसमें है ना वो इसमें होगी, यानी साइज में दोनों बराबर होंगे। सभी चीजें, इसमें क्रोमोसोम 46 है तो इसमें भी 46 होंगे, ठीक है ना। इसमें जितना डीएनए उसमें भी इतना डीएनए होगा। आइडेंटिकल कॉपी का मतलब है सेम एज इट इज बन जाएगी, एग्जैक्ट कॉपी बन जाएगी, ठीक है ना। ये दो सेल हो गए, इसके अंदर ये केंद्रक था, ये केंद्रक था, ये केंद्रक था, ये केंद्रक यहाँ आ गया। यानी ये क्या था, मदर सेल था जी, और ये क्या है जी, डॉटर सेल बन गए दो, ठीक है। सेल डिवीजन फाइनली खत्म हो गया। और इसका क्या है जी, ये कोशिका द्रव्य था। ये क्या था, कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य का दो भागों में बंटवारा हो गया। इसे क्या बोल दिया जी, साइटोकाइनेसिस बोल दिया। क्या बोल दिया जी, साइटोकाइनेसिस बोल दिया। बात कंप्लीट हुई, ठीक है ना। साइटोकाइनेसिस, ठीक है, हो गया जी, कंप्लीट हो गया, बात मुकी। ये तो हो गया माइटोसिस। माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन के अंदर इस प्रकार से कोशिका विभाजन करेगी। माइटोसिस के अंदर और कुछ भी होगा। माइटोसिस में क्या होगा जी, माइटोसिस के अंदर मियोसिस भी हो सकता है। यानी इस सेल साइकिल में हमने क्या पढ़ा था, माइटोसिस पढ़ा था केवल। अब एक बात बताता हूं, मियोसिस भी यहीं से होके गुजरेगा, यानी अर्धसूत्री विभाजन भी, जिसमें एक कोशिका 4 भागों में बंट जाती है, ठीक है। किस प्रकार से, थोड़ा सा समझा देता हूं। मियोसिस के अंदर सेल साइकिल किस प्रकार से होगा, ठीक है, पूरा नहीं करेंगे, टेंशन मत लो। यानी उसके अंदर क्या होगा, अब मियोसिस है आपका, यानी अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है कोशिका, यानी सभी में समसूत्री तो नहीं होता ना, अर्धसूत्री भी होता है। उसके अंदर क्या होगा, यही होगा, इंटरफेज होगा जी, लिख देता हूं लास्ट में। इंटरफेज अंत्यावस्था होगी। इंटरफेज में वही होगा जी, क्या होगा जी, G1 फेज होगा, हाँ जी होगा, ठीक है। थोड़ा सा भिन्न है, G2 फेज होगा, S फेज होगा, हाँ जी होगा, और G2 फेज होगा। ये होता किसमें, तो मैंने बताया था, जैसे मानव के अंदर बात करें तो स्पर्म, ओवम, शुक्राणु, अंडाणु के अंदर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा जी, मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 1 होगा। इसके अंदर क्या होगा जी, प्रोफेज 1 होगा, प्रोफेज 2 हो, सॉरी, मेटाफेज 1 होगा, ठीक है, एनाफेज 1 होगा, और इसके बाद टेलोफेज 1 होगा। इसका होने के बाद यहां पर क्या हो गया, कोशिका थी ना, वो कितने भागों में टूट गई, यानी यहां पर एक कोशिका ने ग्रोथ की थी और ये कोशिका कितने भागों में टूट गई, 2 भागों में टूट गई। लेकिन इस फेज के अंदर, उस फेज के अंदर फर्क क्या था, इसमें उस वाले फेज में क्या था, गुणसूत्र बराबर थे, लेकिन इसमें दोनों कोशिकाओं में कितने कितने रह गए, 23। यानी पहले 46 थे, अब दोनों कोशिकाओं में 23 रह गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ जी, मियोसिस 1 के बाद होगा मियोसिस 2, मियोसिस 2 होगा, यानी इसमें प्रोफेज 1 होगा जी, 2 होगा, ठीक है ना। उसके बाद मेटाफेज 2 होगा जी, उसके बाद एनाफेज 2 होगा जी। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है बहुत ज़बरदस्त सा, मैं बता देता हूँ, उस क्वेश्चन तक ले जाने की बात है ये। एक क्वेश्चन के लिए इतना जी, एक क्वेश्चन तो नौकरी उड़ा देता है भाई, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, फिर वो 2 कोशिकाएं थी ना, जिनके अंदर क्या था, 2 कोशिका 23 वाले गुणसूत्र थी, ये कोशिका भी क्या हो जाएगी, 2 भागों में टूट जाएगी, इस भाग में 2 भागों में टूट जाएगी। यानी अब क्रोमोसोम आधे नहीं होंगे, अब 23 ही रहेंगे, ठीक है।
तो मियोसिस 2 के अंदर कोशिकाएं 2, यानी एक कोशिका फाइनली कितने भागों में टूट गई, 2 और 2 4 भागों में। ठीक है, तो मियोसिस के अंदर एक कोशिका कितने भागों में टूट रही है, 4 भागों में टूट रही है। गुणसूत्र कितने रह रहे हैं जी, गुणसूत्र इसमें आधे रहते हैं। गुणसूत्र कितने रहते हैं, आधे। और मियोसिस मैंने पिछले वाले लेक्चर में अच्छे से समझा दिया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मियोसिस 2 होता है ना, वो किस फेज के समान है, तो माइटोसिस, माइटोसिस विभाजन के समान ही है। माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन के समान है। समसूत्री विभाजन में ये जो बात होती है ना वो सेम होती है, यानी एक कोशिका यहीं 2 भागों में टूट रही है, यानी मियोसिस हो रहा है ना। यानी मियोसिस 2 क्या है, समसूत्री विभाजन क्या है, क्योंकि एक कोशिका 2 भागों में टूट रही है, गुणसूत्र की संख्या नहीं बदल रही है, वही सेम क्या था, समसूत्री विभाजन में था। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा, क्या पढ़ा, फाइनल पढ़ लिया सेल साइकिल किस प्रकार से होता है। ठीक है, सेल साइकिल है क्या, तो मैंने बताया था सेल के डिवीजन की एक प्रक्रिया जिससे सेल होकर गुजरता है, अपनी लाइफ स्पेन जो होती है वो किस प्रकार से गुजारता है। ठीक है ना, किस प्रकार से वो ग्रोथ करता है, किस प्रकार से उनके अंदर गुणसूत्र संख्या दुगनी हो जाती है, किस प्रकार से कौन कौन से फेज में कौन कौन से कार्य होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ना था। मैंने बताया था पहला इंटरफेज होता है, वहां से ग्रोथ होती है, ग्रोथ होने के बाद उसको अलग अलग भागों में बांटा जाता है, किस में किस किस की ग्रोथ हो रही है, किस किस की अलग अलग बात हो रही है। उसको बांटा था G1S फेज और हमने G2 फेज। G2 के बाद हमने फिर किया था माइटोसिस फेज। माइटोसिस में हमने कैरियोकाइनेसिस फेज, जो कैरियोकाइनेसिस जो होता है उसके अंदर हमने अलग अलग किया था प्रोफेज, मेटाफेज, याद रखना है सीक्वेंस में लगाना आ जाता है। मेटाफेज उसके बाद है एनाफेज, टेलोफेज। आपसे क्वेश्चन ये आ जाएगा इनका क्रम सही है, ठीक है ना, इनका क्रम कौन सा सही है, टेलोफेज पहला नंबर पे दे देगा, तो आपको लगाना पड़ेगा ना, आपको याद होना चाहिए। तो मैंने फिर बताया है पीमेट से याद करना है, हमें पीमेट, ठीक है ना, पीमेट यानी सही फेज ये है, पी के बाद एम आएगा, एम के बाद ए आएगा, ए के बाद टी आएगा। आपसे दे दे वो इसमें से कौन सा सही है, टी वाला ऊपर दे दे टेलोफेज, तो सही हो जाएगा क्या, ये गलत हो गया ना। ठीक है, तो टी यहाँ लगाना है। और इनके बारे में भी याद रखना है, इसलिए मेटाफेज ये किसकी है, तो मेटाफेज वाली किस में आती है, माइटोसिस में आती है। ठीक है, माइटोसिस के किस भाग में, कैरियोकाइनेसिस में आती है। कैरियोकाइनेसिस जो होता है ना वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, एनसीईआरटी में इन बातों को ज़्यादा खुल के नहीं दिया गया है आगे। ठीक है, तो आपा ने इसको डिस्कस नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें याद करनी है हमें। प्रोफेज के बाद मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, फेज फेज फेज। ठीक है ना, फेज ने खा लिया हमारा 1.5 से 2 घंटा, और उसके बाद कामयाब होने के लिए जिंदगी चली गई नौकरी पाने के लिए। ठीक है ना, और अभी भी कुछ नहीं है खाने के लिए, तो फायदा क्या है। 1 साल पढ़ लो, जल्दी से जल्दी, कम से कम पढ़ लो। ठीक है ना, और अच्छा पढ़ लो। अच्छा पढ़ने का मतलब है वहाँ से पढ़ लो जहाँ पर अच्छा पढ़ाया जाता है, चाहे कोई पढ़ाए। साइंस मेरी समझ में नहीं आती है तो यहाँ मत देखा करो भाई, आपका टाइम बर्बाद करने में कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको समझ आती है तो ये देखा करो, मैं कभी नहीं कहता, क्योंकि आपका भविष्य ज़रूरी है। ठीक है, लेक्चर देखना ज़रूरी नहीं है, भविष्य ज़रूरी है। उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भविष्य के लिए हमें वो चीज़ें करनी पड़ेगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये लगता है मैं आपको साइंस कवर करवा सकता हूँ तो आप लेक्चर देखने के मोहताज बनो। ठीक है, आपको लगता है ये साइंस में समझ में नहीं आती, चलो देख लेते हैं, मांग रखो आप। ठीक है ना, देखते रहिए साइंस अगर आपको समझ में आ रही है। और मैं कहता हूँ आपको समझ में आए ना आए, न आए, फिर मेरा यहाँ पे काम क्या है। ठीक है, आप डाउट लिख के भेजो, मैं उसके सोल्व करता हूँ। कोई मैसेज करता है उसके डाउट, जो भी चैप्टर करवा दिए उनसे कोई भी डाउट आता है तो वो सोल्व करके भेजता हूँ। कमेंट आ जाता है, उसका जवाब मिलता है आपको, कोई डाउट के समान हो तो। ठीक है, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो। ठीक है, वहाँ पर क्या आते रहते हैं आपके PDF वगैरह आती रहती है, क्वेश्चन वगैरह डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम है तो आप खींच के रखो उस बात को, कर लेंगे सब कुछ, टेंशन मत लेना। एक एक चीज़ को कवर करेंगे, कितने भी लेक्चर बन जाए सब कवर करेंगे। अगर ऐसी कहीं पे पढ़ाई हो तो हमें बता देना। ठीक है ना, हम लेक्चर शूट करने से नहीं डरते। ठीक है, आप पढ़ने से मत डरो बस। ठीक है,
लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। भगवान आपका भला करे। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है ना, इसी प्रकार।